हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रैक्शंस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तक हमने एनसीईआरटी बुक के जितने भी एक्सरसाइजेस थे वो सब कर लिए हैं। अब हम लोग ज़रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर पूरे अच्छे से तैयार हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। चलिए ज़रा इनको करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। एमसीक्यू लिखे होते हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, उनको आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। तो हम लोग चलिए इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 4/5 इज़। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा 4/5 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ओके तो अब हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। 40/50, 40/50 मतलब क्या होता है? इनको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करें तो 40/50 एक्चुअली जब हम उनको 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4/5। 10 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म का हमको पता है कि दो नंबर का HCF उससे हम डिवाइड करते हैं, है कि नहीं? और 40 और 50 का HCF क्या आता है? 10। या आपको अगर HCF मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे? 0 0 काट देंगे। तो आपको मेनली देखना है कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हों। यही तो होता है ना सिंपलेस्ट फॉर्म। इन द सेम वे 12/15 आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखे हैं किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। दोनों ही नंबर किसके टेबल में आते हैं? दोनों ही नंबर आते हैं 3 के टेबल में। ओके हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए वही तो देखते हैं ना कि दोनों नंबर किसी एक टेबल में आ जाए। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 4 एंड 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5। मतलब ये दोनों तो इक्वल है। अब तक हमको आंसर नहीं मिला। चलिए अब थर्ड वाला करके देखते हैं। 16/20 और ये भी दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। तो क्या हो गया ये? 16 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 4 एंड 20 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 5। अभी तक हम देख रहे हैं कि तीनों ही 4/5 के इक्वल आ रहे हैं। चलिए अब डी वाला भी कर लेते हैं, देखते हैं। 9/15 ये भी किसके टेबल में आ रहा है? दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया? ये आ गया 3 और 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5। सो विच वन इज़ नॉट इक्वल टू 4/5? तो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके ये समझ में आया है? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? द 2 consecutive integers between which the fraction 5/7 lies are। तो स्टूडेंट्स ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने जब एक्सरसाइजेस कराए थे एनसीईआरटी बुक के तब भी मैंने बताया था। उसमें क्या बताया था कि आप लोग जब भी ये फ्रैक्शन आए कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं तो आपको देखना क्या होता है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो आपको ये दिख ही रहा है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, छोटा है, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन always lies between 0 and 1। ये मैंने बताया है। जो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उनको आप ज़रा देखिएगा। जितने भी फ्रैक्शन के वीडियोस हैं उनको आप लोग ज़रा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ऐसा नहीं कि 5/7 ही 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी। ओके
यहाँ पे ये कैपिटल डी लिख दीजिए, ओके, कैपिटल डी, डी, ओके। यहाँ है आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म जब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में अगर आ जाते हैं तब तो उनको फिर से हमें डिवाइड करके उन्हें उनके लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अगर इनके कोई फैक्टर, सिर्फ कोई और दूसरा फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, तब तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। यही कहने का मतलब है ना, इनका कोई किसी और नंबर से ये डिविजिबल ना हो जाए एक्सेप्ट फॉर 1, तब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। कहने का मतलब है ये दोनों किसी एक टेबल में ना आए। तो 7/15, आप बताइए कोई ऐसा टेबल है जिसमें 7 और 15 दोनों आते हैं? तो नहीं, ये वाला तो फिर अपने लोएस्ट फॉर्म में है। अब आप कहेंगे कि आंसर तो हमको मिल गया तो हम इसी को ए को लगा देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स 2 आंसर भी हो सकते हैं। पूरे ऑप्शंस को आप लोग ज़रा एक बार देख लिया करिए। नेक्स्ट क्या है? बी पार्ट, 15/20। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं? 15 और 20 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। ये आ जाएगा 5/4, ये है इसका लोएस्ट फॉर्म, ओके। 13/33, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? 13 और 33 किसी एक टेबल में आ सकते हैं? नहीं आएंगे, तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में। और 27 और 28 तो कभी भी एक साथ एक ही टेबल में नहीं आएंगे, तो ये भी अपने लोएस्ट फॉर्म में है। देन व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो गया इसका? आप लिखेंगे आंसर इज बी, ओके। चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द ग्रेटेस्ट। आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। अब आप देखिए ज़रा, जब मैंने ग्रेटेस्ट और कंपेयर करना जब बताया था कि फ्रैक्शंस को किस तरह से कंपेयर करते हैं, तो मैंने कहा था कि आप देख लीजिएगा कि ये लाइक है कि अनलाइक है। पहली बात, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में भी तो मैंने बताया था ना कि अनलाइक फ्रैक्शन में भी आप देख लेंगे कि अगर तो न्यूमरेटर सबके एक हैं। यहाँ पर आप देखिए 5/7, 5/6, 5/9, 5/8, यही है ना, सबके न्यूमरेटर्स सेम हैं। तो जब न्यूमरेटर सबके सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। यही बताया था ना, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, अगर सेम न्यूमरेटर्स हों तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन एक्चुअली सबसे छोटा होगा। तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है? सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पर है 5/9, लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है विच वन इज द ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इज 5/6, ओके। बी पार्ट, बी पार्ट जो है इसका आंसर है, ओके। चलिए अब फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी किया है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओके। तो चलिए करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। आपको पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 6 आवर्स फ्रैक्शन का क्या हो गया? फ्रैक्शन क्या बन गया? फ्रैक्शन हमारा बन गया 6/24, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। ए पार्ट है 2/3, ये तो नहीं है। बी पार्ट 6/24 है। तो आप सीधे बी पार्ट को आंसर लगा देंगे या बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे? ज़रा आप लोग ज़रूर से सारे ऑप्शंस देखिएगा, क्योंकि सी पार्ट इज 1/4, बट डी में क्या दिया है? आंसर इज बी
एंड सी। अब इसका देखिए 6, अब मैंने क्या कहा है कि आप लोग कभी भी ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में ज़रूर करेंगे। लोएस्ट क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड 24 डिवाइडेड बाई 6। क्यों? क्योंकि दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं। तो अब आंसर आ गया 1/4। अब आप कहेंगे 1/4 को लगा दूं या 6/24 को लगा दूं, लेकिन जब आपका ऑप्शन गिवन है डी, बी एंड सी, तो आपका आंसर होना चाहिए डी पार्ट, मतलब 6/24 एंड 1/4, ये है इसका आंसर। अगर आपने सिर्फ ये लगा दिया तब भी रॉन्ग माना जाएगा, सिर्फ ये लगा दिया तब भी रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आपको ये वाला ऑप्शन गिवन है। तो आपका आंसर होगा डी पार्ट, दैट इज बी एंड सी। स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान से करेंगे, एमसीक्यू में सीधे पहला आंसर मिलते ही टिक मार्क नहीं कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में 1 मार्क्स के, इनको ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 8 4/9 इज। अब ये स्टूडेंट्स देखिए, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर बनाना है। तो इसका क्या रूल था, ये है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इससे ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर करते हैं। क्या करते हैं, 8 × 9 + 4/9, यही तो करते हैं ना। तो क्या हो गया, 8 9 72 + 4/9, कितना हो गया, 72 + 4, ये हमारा आंसर आ गया 76/9। ये है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, 8 9 72, 72 + 4 76/9। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। 7/21 प्लस एक ब्लैंक स्पेस है और 12/21, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। अब आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर तो लाइक है ना, ये 21 है, ये 21 है, मतलब ये भी 21 ही होना चाहिए, तभी तो आंसर आया होगा ना 21। अब एक डिनोमिनेटर निकल गया, जैसे ही आप न्यूमरेटर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 7 में कितना ऐड करूं कि 12 आ जाए, तो कितना ऐड करना चाहिए, 7 + 5 = 12। ओके, ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हुए हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से करिएगा, कोई गलती नहीं होगी। ओके, फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड। ये तो मैं बार बार हर बार बोलती रहती हूँ क्वेश्चंस में कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। कई स्टूडेंट्स घर से बोल भी रहे होंगे। यस, फोर्थ पार्ट, विच इज ग्रेटर 3/8 और 3/5, कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अभी हमने एमसीक्यू में किया था ना, न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, तो बड़ा कौन सा हुआ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 3/5 का डिनोमिनेटर छोटा है, तो कौन सा वाला फ्रैक्शन छोटा हुआ, बड़ा हुआ, दैट इज 3/5। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रैक्शन, बड़ा फ्रैक्शन। ओके, इज 5/9 = 4/5। पूछ क्या रहा है कि 5/9 क्या 4/5 के इक्वल है। अब आप देखिए, ये क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है। 4 और 5 ये भी अपने लोएस्ट फॉर्म में है, ये दोनों ही अपने अपने लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये दोनों एक दूसरे के तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप लिख देंगे आंसर नो। ओके, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्या है। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म
if its numerator and denominator have no common factor except, अभी मैंने लोएस्ट फॉर्म सॉल्व करते हुए यही बताया था कि ऐसा कोई नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हो। टेबल में ना आने का मतलब क्या हुआ कि उनके कोई फैक्टर ना हो, वो किसी एक ही नंबर से डिविजिबल ना हो, एक्सेप्ट किससे, एक्सेप्ट 1 से। जैसे अगर 4/5 ये हमको पता है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसी के टेबल में तो नहीं आ रहे, किसी और नंबर से डिवाइड भी नहीं हो रहे, लेकिन किसी एक नंबर से तो हमेशा डिवाइड हो सकते हैं और वो है 1, तो एक्सेप्ट 1। ओके, चलिए 7th पार्ट, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज डैश देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि ये वाला था, ये इम्प्रॉपर ही तो है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किससे बनाते हैं? इम्प्रॉपर से बनाते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट 8th पार्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 45/54 इज। अब आपको बताना है कि पहली बात ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? नहीं है, है ना, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ही नंबर किसी एक टेबल में आते हैं। आप लोग ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में किसके टेबल में आ रहे हैं। ये दोनों ही 9 के टेबल में आते हैं कि नहीं? तो क्या है, 45 डिवाइडेड बाई 9 इज 5 एंड 54 डिवाइडेड बाई 9 इज 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका? इसका आंसर होगा 5/6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने अब तक MCQ और फिलअप जैसे क्वेश्चंस किए हैं। अब ज़रा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस ज़रूर आपके पेपर में आते ही हैं। तो क्वेश्चन क्या है? A cup is 1/3 full of milk. What part of the cup is still to be filled by the milk to make it full? अब ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स मैंने बार बार कहा है कि आप एक फिगर ज़रूर ड्रॉ करके एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा आपको। फिगर जैसे ही आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो आपको एक पिक्चर मिल जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये एक मान लीजिए ये कप है। ओके, अब क्या कह रहा है कि अ कप इज 1/3 फुल ऑफ मिल्क। अब मैंने क्या कहा है, जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया रहता है ना, वही उतने ही हम टोटल पार्ट्स मानते हैं कि उस कप में उतने ही पार्ट्स हुए होंगे। तो कितने पार्ट मान ले? 1, 2 और 3 पार्ट, है ना। इतना इन्होंने कप रखा है, 1, 2 और 3 पार्ट्स। उसमें से 1/3 जो है पार्ट वो तो फिल्ड है। फिल्ड मतलब दूध से भरा हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? वॉट पार्ट ऑफ द कप इज स्टिल टू बी फिल्ड। अब कितना पार्ट आपका बाकी है? 3 में से 1 पार्ट तो भर गया, तो बाकी 3 में से कितने पार्ट और हैं? तो बाकी और 2 पार्ट हैं। इनको भरते ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल्क टू मेक इट फुल, 2 पार्ट जैसे ही हम भरेंगे तो ये कप जो है पूरी तरह भर जाएगा, मतलब 2/3 इसका आंसर होना चाहिए। ये हमको फिगर से दिखा है। अब ज़रूर से हमको इसे सॉल्व करके दिखाना होगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना। वर्ड प्रॉब्लम तो कोई 1 मार्क का तो होगा नहीं, कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो उसके लिए हमें पूरा लिखना तो पड़ेगा ही। तो आप क्या लिखोगे? पहला कि टोटल amount of milk can be filled in the cup is equal to, कितना होना चाहिए? टोटल कितना होना चाहिए पूरा भरने के लिए? 3/3 विच इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। होल पूरा भरने के लिए पूरा चाहिए, हमें 1 पूरा चाहिए।
एक पूरा मतलब 3/3, 3 पार्ट्स पूरे ही भर जाएंगे तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क दैट कैन बी फिल्ड इन अ कप होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि अमाउंट ऑफ मिल्क फिल्ड इन द कप कितना है, कप में भरा कितना हुआ है, भरा है 1/3, इतना फ्रैक्शन भरा हुआ है और इतना ये टोटल है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द कप इज स्टिल टू बी फिल्ड। तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए, अमाउंट ऑफ मिल्क स्टिल टू बी फिल्ड इज इक्वल टू कितना, कितना और भरा जा सकता है, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1/3, होल में से इतना हटा दीजिए तो इतना और भरना हमको है कि नहीं। और 1 क्या होता है, 1 मतलब 1 को हमें तो लाइक बनाना है ना, तो मतलब ये 3/3 भी तो लिख सकते हैं। ये एक्चुअली 1/1 है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 किया है, यही किया है, या आप देख लीजिए 3/3 ऐसे भी है, 3/3 माइनस 1/3। अब तो इजी हो गया, लाइक फ्रैक्शन बन ही गया, तो हम डिनोमिनेटर ले लेते हैं 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2/3। आपने फिगर से तो पहले ही निकाल लिया था ना 2/3, अब आपका आंसर भी 2/3 आ गया। इतना आपको करके दिखाना ही होगा, है कि नहीं। यहाँ से आपका डबल चेक हो रहा है, बस इतना ही फ़ायदा है इस फिगर का। अब आंसर ज़रूर से लिखना है, आंसर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हो उसी चीज़ को आपको दोबारा लिख लेना होता है। 2/3 पार्ट ऑफ द कप इज स्टिल टू बी फिल्ड बाय द मिल्क टू मेक इट फुल। मैं बार बार कहती हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स को पूरा आप लोग स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए ही एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपके मार्क्स कहीं से भी 1 मार्क्स भी नहीं कट पाएंगे पेपर में। ओके, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस रहेगा कि आप फर्दर भी सीनियर क्लासेस में भी ये आपको यूज़ में रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। रीता bought 1/2 meter of lace. She used 3/4 meter of lace for her new dress. How much lace is left with her? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीता ने 1/2 मीटर ऑफ लेस खरीदा। फिर से हम एक फिगर देख लेते हैं, इतना उसने 1/2 मीटर लेस खरीदा है, उसमें से शी यूज्ड 3/4 मीटर ऑफ लेस। मान लीजिए ये है 3/4 मीटर, इतना उसने यूज़ कर लिया। अब आप बताइए हाउ मच लेस इज़ लेफ्ट, कितना लेस बाकी रह गया। बाकी रह गया मतलब टोटल में से इसको जैसे ही हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ना लेफ़्ट, कितना बाकी रहा, है कि नहीं। ऐसे भी लेफ़्ट हमने पहले भी पढ़ा है, इस तरह के कीवर्ड्स जब होते हैं तो मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। और आपको फिगर से भी दिख गया कि यहाँ सब्ट्रैक्शन करने की ही तो बात हो रही है। तो चलिए इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सल्यूशन। रीता बॉट 1/2 मीटर ऑफ लेस, मतलब टोटल लेंथ ऑफ लेस रीता बॉट। टोटल लेंथ क्यों लिखा, क्योंकि मीटर है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो हम ये लिखेंगे 3/1/2 मीटर। अब इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हमको सॉल्व करने में नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 + 1, यही तो करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको ऐड। 3 × 2 = 6 + 1 7, दैट इज 7/2 मीटर। ये
टोटल मीटर है जो रीता ने लेस का खरीदा। अब उसने यूज़ कितना कर लिया, रीता लेंथ ऑफ लेस यूज्ड बाय रीता। लेंथ ज़रूर से लिखना है क्योंकि ये लेंथ की ही बात हो रही है। लेंथ ऑफ लेस कितना उसने यूज़ कर लिया, 1/3/4 मीटर। अगेन इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 कितना हो गया, 4 + 3 = 7, 7/4 मीटर। ओके, अब दोनों हमको मिल गए। अब हाउ मच लेस इज लेफ्ट, लेंथ ऑफ लेस लेफ्ट कितना होगा, टोटल में से जितना यूज़ किया है उसको माइनस कर देंगे। टोटल कितना था हमारा, 7/2 मीटर, और कितना यूज़ किया है रीता ने, 7/4 मीटर। ये हमको अब मिल गया इक्वेशन। अब आप देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 4 का एलसीएम होता है 2 और 4, एलसीएम ऑफ 2 and 4 = 4 है कि नहीं। अब ये आ गया। अब हमको एलसीएम के बराबर ही तो हमें डिनोमिनेटर बनाना होता है, तो 2 को हम 4 कैसे बना सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें। ये 7/2 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कुछ करना है नहीं, क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर पहले ही 4 है, तो हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर मीटर ज़रूर लिखते रहिए। यहाँ मैंने मीटर बीच में नहीं लिखा, नहीं तो कैलकुलेट करते टाइम कंफ्यूजन हो जाता है। 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 माइनस 7/4 मीटर, ये आ गया। अब आप देखिए ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, मतलब हमें 4 नीचे ले लेना है, और ये आ गया 14 - 7 मीटर। तो 14 - 7 = 7/4 मीटर। अब आंसर को आप यहाँ पर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आप आंसर भी मिक्स्ड में ही दीजिए। ओके, तो 7/4 को मिक्स्ड में कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 4 1 ज़ा 4 और ये आ गया 3। तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, QRD। Q क्या, कोशेंट, कोशेंट मतलब कोशेंट इज़ 1, दिस इज़ Q। रिमाइंडर क्या है, ये है Q, ये है R और ये है D। ये सब तो पहले हमने पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। अब ये आ गया 1 और R क्या है 3 और डिवाइज़र क्या है 4, और मीटर नहीं छोड़ेंगे, मीटर तो लिखते जाएंगे। ये हमारा आ गया आंसर। और लास्ट में एक आंसर स्टेटमेंट ज़रूर से होना चाहिए, और वो क्या होगा हमारा आंसर स्टेटमेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिख देंगे कि हाउ मच लेस इज़ लेफ्ट विथ हर, तो हाउ की जगह लिख देंगे 1/3/4 मीटर ऑफ लेस इज़ लेफ्ट विद हर। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। ये एक क्वेश्चन है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही हैं। मैंने स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए हैं, जितने आपके एनसीईआरटी में जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग अगर एक वर्कशीट करेंगे तो आपका पूरा ही चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 7/10 + 1/2 - 1/4। यहाँ पे एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप लोग बॉडमास लगाएंगे। बॉडमास क्या, जिसमें एडिशन पहले होगा और सब्ट्रैक्शन बाद में। ओके, तो एडिशन वाली चीज़ को अच्छा है आप ब्रैकेट बना लें, ताकि आपको दिखता रहे कि आपको इसको ऐड करना है। इसको हम रीग्रुपिंग ही कहते हैं। तो 7/10 + 1/2 पहले इनको करते हैं ऐड। तो 10 और 2, एक तो पहली बात ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है ही नहीं, तो हमें एलसीएम लेना होगा किसका, 10 और 2 का।
और 10 और 2 का एलसीएम कितना होता है? ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 5 यहाँ आ गया और ख़त्म। तो एलसीएम क्या बन गया हमारा? एलसीएम ऑफ 10 एंड 2 इज़ 10। 2 इंटू 5 10। ओके, तो अब इसको कुछ करना है। 7/10 को तो वैसे ही उतार देंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले ही 10 है और हमें अब इसको कुछ और नहीं चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2, तो पहले 1/2 को लिख लीजिए और इसको अब 10 बनाइए। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे तो आपका 10 बन गया। और ये वाला -1/4 वैसे ही उतारिए। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले 7/10 प्लस 5/10 ब्रैकेट ही में रखिए। ब्रैकेट क्यों मैं बार बार कह रही हूँ? नहीं तो आप इनको पहले नहीं करने की कोशिश करिएगा, पहले एडिशन ख़त्म करिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। डिनोमिनेटर ले लीजिए 10 और ऊपर 7 प्लस 5, फिर से ब्रैकेट बनाइए और -1/4 वैसे ही लिखते चलिए। अब ये बन गया 7 प्लस 5 इज़ 12/10 -1/4। अब इनको भी सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है, तो हमें 4 और 10 का एलसीएम ले लेना चाहिए। 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है? दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से ये हो गया ख़त्म 1 और ये रहा 5 से फिर से डिवाइड करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आया? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा एलसीएम है 20। मतलब हमें डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो पहले हम क्या करें? 12/10 को ऐसे ही लिख देते हैं। 10 कब 20 बन जाएगा? जब हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें 2, और जो मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं वही ऊपर। अगेन 1/4 को ऐसे ही उतार लीजिए। 4 कब 20 बन जाएगा? जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या आ गया? ये 1 इंटू 5, 4 इंटू 5। तो क्या आ गया? ये 12 2 ज़ा 24, 10 2 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ओके, अब देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर तो सेम है 20। अब 24 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 माइनस 5 इज़ 19 और ये नीचे आ गया 20। 19 और 20 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि 19 और 20 किसी एक टेबल में तो अब नहीं आएंगे। सो दिस वन इज़ योर आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं। इस तरह के नंबर लाइन वाले भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, तो मैंने उनको भी इस वर्कशीट में इंक्लूड किया है ताकि आप एक ही वर्कशीट से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ओके, अब क्या है? रिप्रेजेंट 1/6, 1/3, 3/6, 2/3 एंड 1 ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे आपको इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। और मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करना है तो पहला काम आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये होल है, मतलब 1 ही है। तो ये सब तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सभी 0 और 1 के बीच में ही आएंगे, है कि नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन का तो यही हमने सीखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और दूसरी बात क्या है नंबर लाइन के लिए? जितना भी हमारा डिनोमिनेटर होता है 0 और 1 को उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब ये 1/6 है तो हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6। किसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है? 0 से 1 के बीच में हमने डिवाइड कर लिया है। लेकिन एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे ये 3 है, 1/3 है और ये 2/3 है। तो अच्छा क्या होगा कि हम इन्हें लाइक बना दें, है कि नहीं। लाइक बनाएंगे कैसे? अगर हम 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2/6। ओके, तो 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/6। इन द सेम वे 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 को भी हम ज़रा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? 4/6। तो अब हमको सारे नंबर्स मिल गए। और 1 तो आपको पता ही है, 1 क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 6/6, है कि नहीं। सभी हमारे 6 के डिनोमिनेटर्स में बन गए। तो अगर हम इसको दोबारा लिखना चाहें इन नंबर्स को तो क्या लिख सकते हैं? ये है 1/6 और 1/3 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2/6। ये क्या है? 3/6। 2/3 क्या है? 4/6 और 1 क्या है? 6/6। ओके, अब हमारा बहुत इजी हो गया। अब 0 और ये वाला पहला वाला पार्ट क्या होगा? दिस इज 1/6, दिस वन इज 2/6, this one is 3/6, this one is 4/6। ये होता है 5/6, वो तो पूछा नहीं है तो हम नहीं मार्क करेंगे। एंड 1 विच इज इक्वल टू 6/6। तो हमारा सारे फ्रैक्शंस हमने नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगा होगा। इससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन इसका हो जाएगा। इतना भी कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखिए। मेरे चैनल पे अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।